कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा को बेसिकली हम लोग देखे थे, है ना। अलजेब्रा कैसा होता है, अलजेब्रा कैसे काम करता है ना। अब ये है कि अलजेब्रा को ज्योमेट्री में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, है ना। अलजेब्रा को हम लोग पहले जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते हैं एक्स और वाई की इक्वेशन, पहले एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन से इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन को फिर ज्योमेट्री में हम लोग ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को खोजने वाले जो थे डेकार्त, जिन्होंने आयोटा, हम लोगों ने जो आयोटा देखा, जिन्होंने वो नाम दिया था, डेकार्त ने एक सिस्टम दिया था जिसको हम लोग कहें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप किसी प्लेन में एक पॉइंट को लोकेट करना है तो कैसे लोकेट करेंगे, तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं कि इस प्लेन को एक रेफरेंस पॉइंट मानो, ठीक है। एक असल में ये कैसे डेकार्त को ये आइडिया आया था, वही कोस्टल एरिया पे वो काम करते थे, इंजीनियर थे, और कोस्टल एरिया पे जैसे शिप आता था ना, तो ये पता नहीं चल पाता था एग्जैक्टली पहुंचना कहाँ है, क्योंकि आपके पास कोई मैपिंग होना ज़रूरी है, और उस समय कोई मैप नहीं था, ये 16वीं सेंचुरी की बात है, तो मैप नहीं हुआ करता था। तो जो डेकार्त थे वो इंजीनियर, वो सोच रहे थे कि कैसे मैपिंग किया जाए, कैसे लोकेट किया जाए। शिप जैसे समुंदर से आ रहा है तो उसको एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, बस एक अंदाजे से वहाँ पे वो पहुँचता है। डायरेक्शन आपको पता है, लेकिन डायरेक्शन में कितने एंगल पे जाना है तब तक आप एग्जैक्टली पोर्ट पे नहीं पहुँचेंगे, तो आप बहुत घूम के पहुँचना पड़ेगा, है ना। तो एग्जैक्टली आपको लोकेशन पे पहुँचने के लिए क्या होगा, आपके पास मैप होना चाहिए, है ना, कि कोई टावर दूर आपको दिख रहा है तो वो कितने एंगल पर है और उससे कितने एंगल पर आपको जाना है, उसकी तरफ आप जाएंगे, है ना। तो ये तभी हो सकता है जब आपके पास एक मैप मौजूद हो। तो डेकार्त को एक आइडिया सूझा, जब वो अपने कमरे में लेटे हुए थे और लेट करके ऊपर मक्खी को एक देख रहे थे, एक छोटी सी मक्खी को ऊपर अपने सीलिंग पर देख रहे थे, और उन्होंने ये सोचा कि मक्खी को लोकेट करना है तो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्स, मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन है, उसके रिस्पेक्ट में आप बात कर सकते हो कि एक लाइन के रिस्पेक्ट में आप इधर चलो, दूसरे लाइन के रिस्पेक्ट में इतना चलो, और एक्स कॉमा वाई यानी कि एक उस पॉइंट पर आप पहुंच जाएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि एक ओरिजिन होगा जिससे दो रेफरेंस लाइन होंगे, जिसको एक्सिस कहा उन्होंने, है ना, दो एक्सिस होगा, है ना। और इस इनिशियल पॉइंट आपने ये माना है, इसके रिस्पेक्ट में आप किसी पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं परपेंडिकुलरली मूव करके। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग चलते हैं। आप बोलते हैं कि इस लाइन के अलोंग आपने इतना चला है और इस लाइन के अलोंग आपने इतना चला है, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, और यही इस पॉइंट का लोकेशन कहलाएगा, यही होता है। अब इसमें क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यहां तक हम लोग जानते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हैं, रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है और उससे हम लोग देख सकते हैं। ठीक इसी तरह ये दो एक्सिस दो अलग अलग नंबर्स को इसीलिए रिप्रेजेंट कर रहा था क्योंकि दोनों के बीच आपस में डायरेक्ट आप दोनों की एक इंडिपेंडेंसी थी, रिलेटिव इंडिपेंडेंसी थी एक दूसरे से, है ना। हो सकता है यहां रहे हो तो x और y दोनों ही आप बता पाएंगे अलोंग इस एक्सिस और अलोंग इस y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, तभी आप वहां पहुंच पा रहे हैं, है ना। तो एक इंडिपेंडेंसी आप डायरेक्ट उन दोनों को आपस में कोई रिलेट नहीं कर रहे हैं, x और y इसीलिए दो रिप्रेजेंटेशन, है ना। पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए भले ही रिलेटेड होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट के लिए वो रिलेटेड नहीं है, ठीक है यहां तक। अब क्या है, ठीक इसी तरह जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो यहां भी दो नंबर आता है, यहां भी एक पेयर ऑफ नंबर आता है ना, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो उन्होंने कहा क्यों ना ये बिल्कुल ही दो एक्सिस की बात है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दो अलग अलग एक्सिस की बात है। जब हम अलोंग रियल नंबर चल रहे होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई बात नहीं होगी, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अलोंग चलेंगे तो रियल नंबर हम इससे नहीं बता सकते, है ना। ठीक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला रिलेशन, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये दो एक्सिस की बात है, क्यों ना एक ऐसा प्लेन इमेजिन करते हैं, एक ऐसा प्लेन इमेजिन करते हैं जहां पर एक एक्सिस रियल नंबर को शो करे, दूसरा एक्सिस इमेजिनरी नंबर को शो करे, लेकिन दोनों एक्सिस कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा,
और कोई लाइन, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट उसी पॉइंट पे करता है जिस जिस जो पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर सके, दोनों लाइन पे हो, दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, है ना। तो यानी कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा इंटरसेक्शन का जो कि रियल भी हो एज वेल एज इमेजिनरी भी हो, वही तो कॉमन पॉइंट होगा दोनों का। मान लो आपने इमेजिनरी कहा कि 2i है, ठीक है, तो क्या ये पॉइंट किसी भी रियल नंबर को इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। इंटरसेक्ट रियल नंबर को मतलब नहीं, इससे हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट को शो कर रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि ये तो इमेजिनरी नंबर है, ये कहीं और होगा। और आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो कोई कॉमन पॉइंट जब तक नहीं होगा तब तक आप एक्सिस की बात नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या कोई कॉमन पॉइंट है क्या? 0 0 एज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, जिसमें आई का जो कोएफिशिएंट है वो भी 0 हो जाता है ना। तो हम ये बोलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट रियल नंबर में भी 0 और इमेजिनरी नंबर में भी 0, क्योंकि इमेजिनरी नंबर में भी प्लस आई भी हो सकता है तो माइनस आई भी हो सकता है ना, प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है। अगर हम बोले ये रियल नंबर लाइन को शो कर रहा है तो ये इमेजिनरी नंबर लाइन को शो कर रहा है ना। ये रियल नंबर लाइन को शो करेगा तो ये इमेजिनरी नंबर के बारे में मतलब उसको करेगा। और इसी को डेकार्त ने इसको इस रिप्रेजेंटेशन को देखा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी बात की बॉम्बली ने और लोगों ने, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। और यहीं से शुरू हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल इंटरप्रिटेशन, रियल वर्ल्ड में इंटरप्रेट करना। ज्योमेट्रिकली आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? तो ज्योमेट्रिकली उन्होंने कहा कि एक ऐसे प्लेन के बारे में सोचो, प्लेन यानी कि 2 डायमेंशनल प्लेन, है ना। एक ऐसे प्लेन के बारे में सोचो जिसका एक एक्सिस इमेजिनरी नंबर लाइन है, दूसरा एक्सिस रियल नंबर लाइन है। तो रियल नंबर अगर हम कहें कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो क्या कहेंगे आप? ये उसी कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक लोकेशन, एक पॉइंट है। दिस इज अ पॉइंट इन दिस कॉम्प्लेक्स प्लेन वेयर a प्लस आई बी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लोकेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी कि a प्लस आई बी क्या है ज्योमेट्रिकली? ज्योमेट्रिकली इट इज द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। लेकिन किसी पॉइंट का लोकेशन के लिए रेफरेंस किसी के रेस्पेक्ट में लोकेशन है ना, तो और जो रेस्पेक्ट क्या है, इसके रेस्पेक्ट में इसका ये रेफरेंस है ना, a प्लस आई बी। मान लो ये 2 प्लस 3i होता, तो हम बोलते ये लेंथ 2 स्टेप चले हैं, तो ये हाइट कितना है? 3i स्टेप है ना, 3i स्टेप में ऊपर गए, यही कहेंगे ना। तो हम ये बोलेंगे कि ये पॉइंट लोकेशन है। लेकिन अगर बोले एक्सिस यहां ना हो करके यहां कहीं हो जाए, तो आप बोलेंगे कि अब ये लोकेशन कुछ और है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना। यानी कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एक लोकेशन को शो करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक लोकेशन को शो कर रहा है, समझ आया? अगर लोकेशन को शो कर रहा है तो हो सकता है जिस तरह से एक पॉइंट को शो करता था और मेनी पॉइंट्स मिल करके एक लाइन या एक कर्व बनता था, ठीक उसी तरह एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी मेनी पॉइंट्स मिल करके एक कर्व बन सकता है। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते हैं, हम लोग पैराबोलिक इक्वेशन पढ़ते हैं, आगे जाके एलिप्स की भी बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल की भी बात करेंगे। तो इन सब को कॉम्प्लेक्स प्लेन में सारी ज्योमेट्री को हम लोग देख सकते हैं। y = mx + c, ये एक लीनियर इक्वेशन है जो स्ट्रेट लाइन को शो करता है, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ आया सबको कि कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है, ठीक है। इसको जरा सा अच्छे से बना लेते हैं। हाँ नहीं, हाँ, इस प्लेन में जो रिप्रेजेंटेशन है 2 + 3i है। कॉमा तो आप देते थे जब वहाँ ऐड, मान लो जब कार्टेशियन सिस्टम की बात करेंगे 2 + 3 लिख देंगे तो इसका मतलब 5 हो जाएगा, ये पेयर को शो ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पेयर को ही शो कर रहा है, क्योंकि ये दो ऐड हो ही नहीं सकता है ना। तो ये आपको कॉमा लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 + 3i अपने आप में एक वेक्टर को शो कर रहा है। यहाँ से वेक्टर भी हम लोग वेक्टर को भी शो कर सकते हैं, ऑब्वियसली वेक्टर भी एक ज्योमेट्री है ना,
तो वेक्टर को शो कर रहा है ना। चलो तो इसको रब करके अच्छे से लिखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन हैविंग टू एक्सिस, इसमें क्या क्या होता है? हैविंग टू एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर लाइन को, रियल पार्ट को। वाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट को। और दोनों मिल करके कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं। दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, ठीक है। इज द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट with respect to origin, with respect to origin in complex plane। डन। तो ये तो हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो एक ये है रियल नंबर लाइन और ये है इमेजिनरी नंबर लाइन, ठीक है। अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, मान लो एक पॉइंट है z1 3i 3 प्लस 2i, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कहाँ लोकेट कर रहा है? 1 2 3 1 2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा z1, ठीक है। z2 को रिप्रेजेंट करना है 3 माइनस 2i, और z3 को रिप्रेजेंट करना है -3 माइनस 2i, और z4 को रिप्रेजेंट करना है -3 प्लस 2i। देखो चारों क्वाड्रेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो z1 अगर वहां है, z2 हाँ भी लिए हैं, z2 3 माइनस 2i लिए हैं, तो 3 माइनस 2i z2 यहाँ आ जाएगा कहीं, ये z2 हो गया। z3 को रिप्रेजेंट करना है -3 माइनस 2i, -3 माइनस 2i, यहाँ हो गया z3। z4 -3 प्लस 2i, z4। इस तरह से देखो अलग अलग क्वाड्रेंट में वैल्यू अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? अब हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। हम कोई पॉइंट ले रहे हैं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो ये कोई पॉइंट है, a पॉइंट है जिसका लोकेशन z है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। तो अब ये है कि कैसे रिप्रेजेंट करें। तो अब जैसे वेक्टर की बात करते हैं तो इसका एक डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है ना। तो हम बोले ओरिजिन से कितना दूर है, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओरिजिन से ए का अगर हम पूछे कितना डिस्टेंस है, तो हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना, मॉड ए। तो मॉड ओ ए क्या आ जाता है? मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे ये वाला लेंथ ऑफ ओ ए, यानी मॉड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, राइट। क्लियर ना। तो मॉड जेड क्या हो जाएगा? ये वाला लेंथ कितना है? b है, हाइट b है।
आई बी से शो कर रहे हैं उसको, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, इमेजिनरी को शो कर रहा है, लेकिन लेंथ क्या है, बी है ना, और ये वाला पार्ट क्या है, ए है, ठीक। तो ओ ए का लेंथ क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और यही कहलाएगा मॉड जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, आयोटा हटा करके, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो गया हमारा, ठीक है। इसी को हमने कहा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ जेड। मान लेते हैं कि रियल नंबर लाइन के साथ ये जो एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। रियल यानी कि क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ये तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं, है ना। तो एंगल को मेजर करने का दो सेंस है, यानी कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होता है तो एंगल नेगेटिव होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंगल पॉजिटिव होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देख चुके हैं, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वेंशन है, लेकिन कोई एक ही मानना पड़ेगा ना स्ट्रिक्टली। तो इस तरफ को नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरफ को नेगेटिव लिया गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि जैसे ही हम लोग ओ ए की बात करते हैं तो ओ ए असल में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस वेक्टर का मॉड ही असल में कॉम्प्लेक्स, किसी वेक्टर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में जैसे हम लोग दिखाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग उस वेक्टर को दिखाने के लिए मॉड से दिखाते हैं, है ना। और वो मॉड मैग्नीट्यूड यानी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। विवेक थोड़ा धीरे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहे एंगल थीटा बना, ठीक। तो इस थीटा को हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस वेक्टर और आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का क्या मतलब हो गया, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ जेड दैट इज वेक्टर ओ ए with real axis, positive real axis। इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जिसको कहते हैं ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना, है ना, तो उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहते हैं, इस पोजीशन वेक्टर का। समझ आया, ठीक। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा, तो टैन थीटा तो हमें पता है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा को बोले, और हमारे पास है क्या, टैन थीटा इज इक्वल टू बी यानी कि इमेजिनरी पार्ट बाई ए रियल पार्ट, है ना। तो बी बाई ए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स बी बाई ए, यही रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक। और विच इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ये डायरेक्शन को बेसिकली शो करता है, जो वेक्टर का डायरेक्शन। अभी क्वेश्चन है, अगर मान लो कोई नंबर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल, अगर कोई नंबर है z इज इक्वल टू 5i, 5 प्लस 5i, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट और मॉड बताओ कितना होगा। आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, tan इनवर्स 5/5, tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है ना। अच्छा,
z इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? -5 + 5 ये होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ठीक। अच्छा, अगर ऐसा होता z इज इक्वल टू 5 - 5 आयोटा, इसका आर्गुमेंट कितना होता? -5/4 होगा। इसका आर्गुमेंट +5 - 5 ऐसा होगा, तो ये बनेगा ना, तो -5/4। समझ आए? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या है ना, थीटा को जब आप -π से π के बीच में लेते हो तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है। और इसी के बीच में होगा, आप चाहें तो रिपीट करके भी ले सकते थे ना। इसी एंगल को आप ऐसा भी तो देख सकते थे, है ना, 2π + थीटा भी तो देख सकते थे, है ना। लेकिन -π से +π के बीच में जब आप लेते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि जब इस क्वाड्रेंट में होगा तो आप कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, दोनों तरफ से आप ले सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू आपको क्या लेना है, ये वाला लेना है, क्योंकि 180 से छोटा होना चाहिए ना, माइनस हो या प्लस हो, ठीक है। इधर से मान लो ये एंगल थीटा आया, तो इधर से 180 + थीटा आया, जबकि इधर से 180 - थीटा आया, नहीं -180 + थीटा आया ना, -180 इधर से चल रहा है ना। रुको फिर से, ये वाला अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल है पाई, तो ये अगर आप इधर से गए तो इधर से गए तो प्लस, हाँ, तो पाई + थीटा होगा जब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो -π हो गया ना, और प्लस थीटा, है ना, तो -π + थीटा, ये प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करेगा। ये पाई से बड़ा हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। समझ आया? क्लियर है ना। इस तरफ से चलने को पॉजिटिव सेंस कहते हैं, इस तरफ से चलने को नेगेटिव सेंस कहते हैं। क्लॉकवाइज नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक वॉल्यूम है। समझ आ रहा है प्लेन और वॉल्यूम के बीच का फर्क? प्लेन 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन वॉल्यूम होता है, ठीक। प्लेन में ये एक लाइन है जो 1 डायमेंशन का है। सिर्फ एक लाइन पर पूरा प्लेन आप नहीं दिखा सकते हो, आपको इसके लिए कम से कम 2 रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। एक इस तरफ चलो और एक इस तरफ चलो, तब एक प्लेन बनेगा, ठीक। 2 डायमेंशन कहलाया, ठीक। तो 2 डायमेंशन प्लेन में एक एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे लाइन को वाई एक्सिस से। और जब ये 90 डिग्री दोनों एक्सिस होता है तो इसको हम लोग ऑर्थोगोनल एक्सिस कहते हैं। ऑर्थोगोनल एक्सिस यानी 90 डिग्री जब हम लोग एक्सिस को लेते हैं, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, तो एक 2 है और एक 3 आयोटा है, यानी कि ये दोनों नंबर अब आप कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई 3 + 2 आयोटा है, ठीक। आपने ये नंबर लिया, ये नंबर एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। डेकार्त ने कहा कि ये दो ऐसा दो रिप्रेजेंटेशन है, 2 इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप एक साथ नहीं, बस इसी रूप में रख सकते हैं, है ना। एक साथ इसी रूप में ये दोनों आपस में ऑपरेट नहीं करेगा, ऐड नहीं होगा। तो आप जब इसी फॉर्म में है, यानी कि ये 2 अलग अलग एक तरह से 2 अलग अलग एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्यों ना एक प्लेन में एक को रियल बोल दिया जाए और दूसरे को इमेजिनरी बोल दिया जाए, तो दोनों मिल करके जो बनाएगा, जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो 2, 3, 4, 5 इस लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं तो 2i, 1i, 3i, -4i इस लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों का 0, 0 यहाँ आके कॉमन आता है, 0 + 0i, ठीक। यानी कि 3 + 2i है, तो रियल नंबर में 3 स्टेप चलना है, रियल नंबर लाइन पे 1, 2, 3 स्टेप चले तो यहाँ पहुंचे। इमेजिनरी में कितना 2 स्टेप चलना है, +2 स्टेप, +2 यानी ऊपर जाना है, तो 1, 1, 2 स्टेप चले तो यहाँ पहुंचे। तो ये जो पॉइंट बना असल में 3 + 2 आयोटा बना, ये पॉइंट शो कर रहा है लोकेशन, है ना, Z1 को,
ठीक। तो इसी तरह, हाँ इसी तरह z तो नाम है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इसी का नाम z हमने दे दिया है ना। तो इसी तरह ये जो प्लेन है इसमें आप ये जो अलग अलग पॉइंट है किस चीज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इस नंबर को, अलग अलग नंबर इसी कॉम्बिनेशन को, x एक्सिस यानी रियल नंबर को, y एक्सिस यानी इमेजिनरी नंबर के समेशन कॉम्बिनेशन को। अगर यहाँ पे माइनस होता तो +3 -2i अब इस पॉइंट को शो करता। तो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंट पॉइंट को शो कर रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसको बोले कॉम्प्लेक्स प्लेन। समझ आए? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पहली प्रॉपर्टी है कि वो मॉड हम ले रहे हैं। मॉड यानी कि एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो मॉड ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आया? ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट निकाल दो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट याद होगा सबको, कॉन्जुगेट, और अब इसका मॉड निकालो, इसका वैल्यू क्या आएगा, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, ठीक। और इसका मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आ जाएगा ना। क्लियर है? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है असल में, ये मॉड z के बराबर ही आ रहा है ना। अब देखो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखो, a प्लस आई बी यहाँ आया तो a माइनस आई बी ठीक नीचे आएगा सिमेट्रिकली, तो जितना लेंथ यहाँ है उतना ही लेंथ ये भी होगा ना। समझ आ रहा है? a प्लस आई बी यहाँ है तो a माइनस आई बी इसी के ठीक नीचे आएगा, मिरर इमेज होगा, है ना। और असल में मॉड z और z बार का मॉड दोनों इक्वल ही आएगा, ठीक है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, और मॉड है तो इसीलिए हम कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा। ये बताओ थर्ड प्रॉपर्टी देखो, z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ जरा। हाँ कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या आया, मॉड z का स्क्वायर आया ना, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू, ये इसका डेरिवेशन है। तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, ठीक। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी, z1 इंटू z2 है, कोई नंबर है, ठीक है, इस पूरे का मॉड निकाले। क्या z1 का मॉड और इंटू z2 का मॉड इंडिविजुअली निकालेंगे तो क्या दोनों सेम आएगा, इन दोनों के बीच अगर रिलेट करना है तो क्या दोनों सेम आएगा या अलग आएगा, करके बताओ। z1 क्या है हमारे पास, z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1, z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2, ठीक। अब z1 इंटू z2 है और मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, क्या दोनों इक्वल आएगा, करके बताओ जरा। सेम आएगा, राइट। इसी तरह नंबर 5, z1 बाई z2 होल का मॉड, चेक करो क्या z1 का मॉड बाई z2 के मॉड के इक्वल आएगा क्या, कैसे, ये z1 इंटू है ना, अगर ऐसा हो जनरल फॉर्म में z1 इंटू z2 इंटू z3 zn का मॉड, तो ये क्या आ जाएगा, z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड इंटू z3 का मॉड इंटू zn का मॉड, ये एक जनरल फॉर्म हो गया ना उसी का। z1 बाई z2 का मॉड किए, एक काम करो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, z1 बाई z2
इंटू Z2 बार बाई Z2 बार। ठीक, नीचे क्या हो गया, Z2 इंटू Z2 बार Z1 इंटू Z2 बार बाई मॉड ऑफ Z2 बार का स्क्वायर। ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, नीचे वाला जो हमने किया किस प्रॉपर्टी से, इस वाले प्रॉपर्टी से, Z इंटू जेड बार, तो Z2 इंटू Z2 बार मॉड Z2 का स्क्वायर। ठीक, और ऊपर में क्या हो गया, A इंटू बी मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, क्योंकि Z2 बार का मॉड Z मॉड के बराबर आता है, सेकंड प्रॉपर्टी है ना। तो ये क्या आ गया, बाई मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, एक तो कट गया तो मॉड Z1 बाई मॉड Z2, यानी कि ये इक्वल। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक